जॉन मॉक्सली ने अपने इस हफ्ते के टारगेट को भी पकड़ के उसको चोकआउट कर दिया भाई। विल ऑस्प्रे वापस आ चुके हैं डायनामाइट में आज, और बॉबी लैशली का पहला AEW मैच क्या होगा वो भी हमको पता लग गया है। तो बहुत कुछ हुआ आज के शो में, पूरा रिव्यू करेंगे आज हुई AEW डायनामाइट को। गाइस वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज भाई वापस आ चुके हैं हम इन फेस कैम वीडियोस के साथ। तबीयत अभी भी पूरी ठीक नहीं है, लेकिन आई एम बैक कि भाई बना तो सकें एटलीस्ट वीडियोस। और आज का जो शो था AEW डायनामाइट का फुल गियर के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज मैच कार्ड की तरफ अब धीरे धीरे AEW बढ़ रही है। नवंबर 23 को ये पेपर व्यू होने वाला है, तो कोई ज्यादा टाइम उनके पास बचा है नहीं। ये शो स्टार्ट करते हैं ये नया स्टेबल जो कि फॉर्म हुआ था लास्ट वीक, और उसका नाम है द हर्ट सिंडिकेट, यानी कि बॉबी लैशली, MVP और शेल्टन बेंजामिन। और MVP यहाँ पे आके बात करते हैं कि किस तरीके से AEW में जिसके पास भी उनका बिजनेस कार्ड है उसके तो नजारे ही नजारे हैं भाई, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर तुमने वो मेरा कार्ड लेने से मना कर दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम जानते हो। और वो यहाँ पे स्वर्व स्ट्रिकलैंड के साथ क्या हुआ वो दिखाते हैं, और स्वर्व आ जाते हैं बाहर। यहाँ पे उनके हाथ में एक बड़ी सी चेन होती है और सिक्योरिटी उनको वहीं पे रोक लेती है इससे पहले कि वो रिंग की तरफ जाएं। ऑब्वियसली लैशली को और शेल्टन बेंजामिन को इस पूरी सेगमेंट में काफी ज्यादा हाइप करते हैं MVP, ये दिखाने के लिए कि क्या दो कमाल के बंदे उनके साथ अब जुड़ चुके हैं। लेकिन स्वर्व स्ट्रिकलैंड माइक में सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि लैशली आई वांट यू एट फुल गियर, और MVP ने कहीं ना कहीं इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमें मान के चल सकते हैं कि जो फर्स्ट सिंगल्स मैच बॉबी लैशली लड़ेंगे अपना AEW में, वो फॉर्मर AEW वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट होने वाला है फुल गियर में। और एक काफी डिसेंट सेगमेंट से इस शो को आज स्टार्ट करा गया। इसके बाद बात करते हैं तो ये टैग टीम मैच होने वाला था क्लॉडियो एंड पाक का अगेंस्ट ऑरेंज कैसिडी एंड डार्बी एलिन। और ऑब्वियसली ये पूरी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब AEW का टेक ओवर वाली स्टोरी लाइन का ही पार्ट है। और ये पूरा मैच एक ब्रॉल में स्टार्ट होता है जब डार्बी एलिन कूद जाते हैं इस वो रिंग से जहां से एंटर करते हैं AEW के डायनामाइट अरीना में। और ये जब मैच स्टार्ट हुआ तो बहुत ही जबरदस्त मैच हमें देखने को मिला। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि जितना लंबा ये होना चाहिए था उससे वे लॉन्गर ये मैच चलता रहा और मजा आया इसको देखने में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह कि तब भी इसका कोई एग्जैक्ट विनर नहीं मिला, बिकॉज बीच में मैच के एकदम से मरीना शफीर आ जाती हैं और उनके हाथ में ब्रीफकेस है जिसके अंदर AEW की चैंपियनशिप है, और वो रेफरी को लात मार देती है। तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। ऑरेंज कैसिडी और डार्बी एलिन इस मैच को तो जीत गए, लेकिन उसके बाद व्हीलर यूटा और जॉन मॉक्सली भी यहाँ पे आ जाते हैं और ऑरेंज कैसिडी को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको चोकआउट करना शुरू कर देते हैं। तो मॉक्सली का अटैक चालू हो जाता है यहाँ पे। डार्बी को जिस तरीके से क्लॉडियो उठा के इस रिंग पोस्ट में फेंकते हैं, भाई बहुत ही ज्यादा इनका डेंजर अटैक था आज। और जॉन मॉक्सली जो इतने टाइम से बोलते जा रहे हैं, उन्होंने आज फिर से वही रिपीट करा कि जो हमारे रास्ते में है, जो हमारी पॉलिसीज के अगेंस्ट है, उसको हम उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। और मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि ऑरेंज कैसिडी का जो स्टेबल है कॉन्ग्लोमरेशन, ये इतने टाइम बाद आते हैं बाहर भाई, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ अब तो हो गया, अब तो पूरी पिटाई होके धुल चुके हैं। बुसाई को किक भी पड़ गई थी यहाँ पे ऑरेंज कैसिडी को, अब क्या तुम आ रहे हो बचाने के लिए। लेकिन जब फाइनली वो बाहर आते हैं तो BCC यहाँ से निकल जाता है और इस तरीके से सेगमेंट हमें देखने को मिली। जॉन मॉक्सली ने एक अपना प्रोमो भी कट करा, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन कॉन्ग्लोमरेशन का इसके बाद मैच होना था, इसलिए वो बाहर आए। ऑरेंज कैसिडी को तो बचाने वो तब भी नहीं आए मुझे लग रहा है। और उनका मैच था अगेंस्ट क्रिस जेरिको, बिग बिल एंड ब्रायन कीथ। और ये भी एक बहुत अच्छा मैच था, बिकॉज यहाँ पे नो रूल्स थे, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। और इस वजह से वेपन्स, टेबल्स, लैडर्स, चेयर्स, सब कुछ इस मैच में देखने को मिला। खूब तोड़फोड़ देखने को मिली। हर एक बंदा आई थिंक टेबल या लैडर के थ्रू तो गया, तो उस हिसाब से काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच था। लेकिन जो स्टोरी बाहर निकल के आ रही है इस मैच से, वो है ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप की, कि क्रिस जेरिको जो रिसेंटली चैंपियनशिप जीते थे, उनको मार्क ब्रिस्को ने नहीं बल्कि टोमोहिरो इशिई ने पिन कर दिया आज। और अब शायद वो नेक्स्ट चैलेंजर बनने वाले हैं जेरिको के उस टाइटल के लिए। तो जबकि ROH चैंपियनशिप का डायनामाइट से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसको बिल्ड करने के लिए आज ये मैच यहाँ पे देखने को मिला। अब जॉन मॉक्सली बैक स्टेज घूम रहे थे और वो व्हीलर यूटा को रोकते हैं यहाँ पे और क्लियरली कैमरे में देख के बोल देते हैं कि देख भाई ऑरेंज कैसिडी, ये तेरा दोस्त नहीं है। अगर तेरे को लगता है कि एक टाइम पे तेरे काउच पे सोता था, तूने इसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी, तो तेरा ही हमेशा दोस्त रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई दोस्त वोस्त वाला सीन नहीं है। यहाँ पे वो बंदा उसी के
के लिए लॉयल होता है जहां पे उसका कोई फायदा हो, और इस टाइम पे वो तेरा फ्रेंड नहीं मेरा सोल्जर है। जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, जो हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उसमें व्हीलर यूटा की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और जॉन मॉक्सली ये भी कहते हैं कि ये कभी अब तेरा स्टूडेंट नहीं रहेगा, ये अब मेरी साइड पे हो चुका है। और इतना ही नहीं, डार्बी एलन के लिए वो बोलते हैं कि किस तरीके से जितना मैंने सोचा था डार्बी के लिए, उससे बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये बंदा निकला है। तो क्लियरली दोनों से खुश नहीं है। ऑरेंज कैसिडी और डार्बी एलन दो ऐसे नाम थे जिनको जॉन मॉक्सली अपने इस नए प्रोग्रेस के अंदर मिलाना चाहते थे, शामिल करना चाहते थे, लेकिन बिकॉज इन दोनों का AEW का झंडा इतना आगे लेके घूमते हैं, AEW इनके खून के अंदर है, तो जॉन मॉक्सली को ये ज्वाइन तो नहीं करेंगे, लेकिन बदले में इनको डिस्ट्रॉय हर हफ्ते वो कर रहे हैं, वो एक अलग ही चीज है। तो मॉक्सली अपने प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। एंड आई थिंक अब जो नेक्स्ट बिग थिंग इस स्टोरी लाइन के अंदर प्रोग्रेस करेगी वो फुल गियर में ही होगा, जहां पे आई डोंट नो शेन मैकमैन आएंगे या फिर नहीं, लेकिन कुछ तो एक अगला स्टेप इस स्टोरी में लिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं तो एडम कोल का मैच होता है मैलाकाई ब्लैक के साथ, और एक अनबिलीवेबल मैच। हम जानते हैं कि इनकी हिस्ट्री इतनी रही है, NXT में इतने सारे मैचेस लड़े हैं, तो जो केमिस्ट्री थी इनके अंदर वो तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। और जबकि शॉकिंग मोमेंट हमें देखने को मिली, जो फॉर्मरली मैलाकाई ब्लैक का फिनिशर ब्लैक मास होता था, वो AEW में एंड फ्लश उसे बोला जाता है, जो कि अजीब नाम मुझे लगा, लेकिन उस पर किक आउट कर देते हैं एडम कोल। वो एक बड़ी मोमेंट थी इस मैच के अंदर। लेकिन फाइनली यहाँ पे जब मैलाकाई ब्लैक रिंग में बैठते हैं, वो कहते हैं जो अटैक करना है तू कर, बूम नहीं पड़ती है पीछे से, और एडम कोल पिन कर चुके हैं मैलाकाई ब्लैक को, यानी कि 2 मैच वो लगातार अब जीत चुके हैं। और माइक लेके वो कहते हैं किस तरीके से वो 2 मैच और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग 1 मैच जीत चुका है, और वो दोनों में से कोई एक नहीं बल्कि दोनों ही 3 मैच लगातार जीतने वाले हैं। और उन्होंने टोनी खान से बात कर लिया कि अगर ऐसा हो गया तो फुल गियर में जो मैच होगा वो 1-on-1 की जगह एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो जाएगा, यानी कि सेम टाइम पे रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और एडम कोल लड़ेंगे MJF से इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच एट फुल गियर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे काफी स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिली मैलाकाई और एडम के बीच में, इन्होंने गले मिला भाई मैच के बाद, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन अब जो तीसरा अपोनेंट एडम कोल का अगले हफ्ते होंगे वो कोनोस्के तकेश्ता होने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन MJF दिखाए जाते हैं वहीं पे अपने काउच पे बैठे हैं, टीवी पे सब कुछ देख रहे हैं, वो फोन कॉल मिलाते हैं और ऐसा लगता है किसी को ऑर्डर दे रहे हैं वो कि मुझे तेरी हेल्प चाहिए एडम कोल को अटैक करने के लिए। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि डॉन कैलिस है, बिकॉज एक बड़ा लंबा चौड़ा सा सिक्योरिटी गार्ड आता है और डॉन कैलिस को MJF की डायनामाइट डायमंड रिंग देता है और एक वीडियो मैसेज देता है डेविल का, जिसमें MJF की आवाज सुनाई दे रही है। और वो डॉन कैलिस को भी बेसिकली एक धमकी सी दे देते हैं कि भाई तू जो है मेरी हेल्प करेगा एडम कोल को टेक आउट करने के लिए, ताकि वो अपना तीसरा मैच ना जीत पाए। और इसी के लिए उन्होंने अपनी डायनामाइट डायमंड रिंग भी दी है यहाँ पे डॉन कैलिस को, ताकि वो उसका यूज कर सके एडम कोल को मैच हरवाने के लिए। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग थी। और वो मैसेज में ये भी बोलते हैं कि अगर तू ये काम नहीं कर पाता तो तू भी देख रहा है कि मैं तेरे अगेंस्ट भी बंदे भेज सकता हूं। और डॉन कैलिस उस रिंग को पहनते हैं और काफी खुश भी वो लग रहे थे। तो अब सब कुछ MJF करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है, जो कि एट द एंड लीड करेगा फाइनली अनडिस्प्यूटेड किंगडम के ब्रेकअप में भी। बिकॉज काइल फ्लेचर भी बैकस्टेज बैठ के इस मैच को देख रहे थे एडम कोल के, और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करा जा रहा है, इसी वजह से लीड करेगा टुवर्ड्स अ ट्रिपल थ्रेट मैच। इसके बाद बात करते हैं तो बैकस्टेज जे वाइट अपना प्रोमो कट कर रहे थे, लेकिन हैंगमैन एडम पेज आके यहाँ पे उनको अटैक करना स्टार्ट करते हैं। ब्रॉल करते करते आ जाते हैं रैंप पे, और वहां पे हैंगमैन के हाथ में चेयर थी, लेकिन जैसे ही वो उससे अटैक करने वाले थे जूस रॉबिन्सन उस चेयर को खींच लेते हैं और फिर ये ब्रॉल करते करते आ जाते हैं रिंग में। और फाइनली हैंगमैन पेज को जाना पड़ता है, बिकॉज उनकी लात में या फिर उनकी लेग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस वो कर रहे हैं। तो जे वाइट माइक उठाते हैं और कहते हैं भाई फुल गियर में तू कह रहा है हैंगमैन पेज कि मैं तो तेरी लेग को अटैक करूंगा, लेकिन तू क्या करेगा वो मैं पहचान नहीं सकता। लेकिन वो कहते हैं मैं चाहता हूं तू मुझे बता कि तू क्या ही कर लेगा। तू कहता है कि मुझे हरा के तू मुझे पीछे छोड़ देगा, पीछे तो तू मुझे तब छोड़ेगा ना जब तू मुझसे पहले कभी आगे निकलेगा, आज तक तू कभी मुझसे आगे नहीं निकला है। वो कहते हैं बुरे तरीके से मैं तेरे को डिस्ट्रॉय कर दूंगा हैंगमैन पेज एट फुल गियर, और उसके बाद ये जो तेरी टांग है जो अभी तू लंगड़ा के चल रहा है, यही तेरी प्रॉब्लम बनेगी, यही तेरी डाउनफॉल बनेगी। और मैं पहला बंदा ऐसा बनूंगा AEW के अंदर जो हैंगमैन एडम पेज को टैप आउट कराएगा। तो बड़े वर्ड्स थे यहाँ पे जे वाइट के, और हैंगमैन पेज जबकि वापस रिंग में आके अटैक करना चाहते थे, वो जानते थे कि
कि अभी वो उस सही सिचुएशन में है नहीं। तो जो बिल्ड देखने को मिली इन दोनों के मैच की वो भी काफी इंटरेस्टिंग थी आज इस शो के अंदर। इसके बाद ये बैकस्टेज सेगमेंट हुई जहां पे बताया जाता है कि क्रिस स्टैटलैंडर को मौका मिलेगा फुल गियर में टू फाइट मर्सिडीज मने फॉर द टीबीएस चैंपियनशिप, और जैसे ही वो वहां से जा रही थी उनको कोई अटैक कर देता है, वो गिरी हुई दिखती है। फिर कैमरा एंगल घूमता और दिखाया जाता है कि कमील और मर्सिडीज गाड़ी में आ रही थी और कमील ने गलती से ठोक दिया क्रिस स्टैटलैंडर को। मर्सिडीज उस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और मर्सिडीज यहाँ पे कमील को बोलती है भाई बाहर जा, और इनकी ब्रॉल यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अपर हैंड मिला यहाँ पे क्रिस स्टैटलैंडर को, जो काइंड ऑफ एक रॉक बॉटम लगाती है गाड़ी के हुड पे मर्सिडीज मोने को, और साथ के साथ कमील को भी यहाँ पे अटैक कर दिया है। तो जो एक चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमें देखने को मिली वो ये कि मर्सिडीज और कमील के बीच में अब धीरे धीरे ब्रेकअप भी होने वाला है। ज्यादा देर इनका ये कनेक्शन चलने वाला है नहीं, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद क्रिश्चियन केज आते हैं और ये भी एक बहुत बढ़िया सेगमेंट थी जहां पे वो बात करने आए थे आगे अब वो क्या करेंगे, बिकॉज इतने टाइम से उनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको वो कैश इन करना चाहते हैं फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। लेकिन वो बताते हैं कि किप सेबियन को उन्होंने अपने फैक्शन यानी कि पेट्रियार्की में अब ऐड कर लिया है, और वो दिखाते हैं किस तरीके से जब वो कैश इन करने वाले थे और किप सेबियन ने उनका पेन छीन लिया था, वो इसलिए किया था बिकॉज किप को पता लग गया था कि पीछे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब तैयार थी जॉन मॉक्सली को बचाने के लिए, और उस वजह से वो उनको स्मार्ट बोलते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि किप सेबियन अभी भी एक फादरलेस लूजर है और वो मेरी हेल्प करता रहेगा बिकॉज इसको मेरी काफी जरूरत भी है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि ये मेरा बेस्ट सन है, मेरा बेस्ट बच्चा है जिसने आज तक मेरी हेल्प करी है। और निक वेन वहां पे खड़े होकर उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो हुक आते हैं बाहर और वो कहते हैं क्रिश्चियन तूने जो बकवास करनी है फटाफट खत्म कर ताकि मैं आके तेरे को मार सकूं। लेकिन क्रिश्चियन कहते हैं रुको बेटा जरा सब्र करो, और वो यहाँ पे ऐसी सुनाते हैं हुक को कि भाई हमेशा से तेरे जैसा एक बेटा मैं चाहता था, लेकिन वो हो नहीं सकता था जब तक टैज तेरे कान में पड़ा हुआ और तेरे से बातें करता रहता है। इसी वजह से मुझे टैज को अटैक करना पड़ा और उसको टेक आउट करना पड़ा, मैंने ही उसको अटैक किया था बिल्कुल। लेकिन टैज भी यही देखना चाहता था, अगर ऐसा नहीं होता तो टैज तेरे को क्यों कहता जाके सिक्योरिटी फुटेज चेक कर, उसने खुद क्यों नहीं बताया तुझे कि क्रिश्चियन ने मुझे अटैक करा। इसलिए बिकॉज वो भी अपने आप को एक ढंग का इंसान या बाप मानता नहीं है। वो कहते हैं टैज अपने करियर में भी हमेशा गिव अप कर देता था जब वो अंडर प्रेशर आता था, और इतने सालों से वो कमेंट्री टेबल के पीछे छुप के बैठा है। तो हुक तू मुझे ये बता, क्या तू अपने बाप की तरह एक अनाउंसर बनना चाहता है या फिर मेरी तरह एक मल्टी वर्ल्ड चैंपियन। तो क्रिश्चियन केज यहाँ पे कहते हैं कि टैज को कोई वैसे भी याद नहीं रखना चाहता हुक, किसी को टैज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट मैं तो विश करता हूं दैट टैज वाज डेड राइट नाउ। और ये लाइन क्रॉस जैसे ही करी क्रिश्चियन ने और हुक वहां पे खड़े होकर सुन रहे थे, इसके बाद उन्होंने एक नहीं सुनी और आके अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं सीधा रिंग के अंदर। लेकिन क्रिश्चियन और पेट्रियार्की यहां से चले जाते हैं। तो ये भी ऑब्वियसली मैच बिल्ड करा जा रहा है, लेकिन क्रिश्चियन का जो एक कैश इन है कहीं ना कहीं पीछे हो गया है, हट गया लाइन में से स्टोरी की, बिकॉज ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की जो अलग से इतनी बड़ी स्टोरी चल रही है उसमें कहीं टाइटल ही नहीं दिख रहा। तो भाई कैश इन तुम कैसे करोगे मॉक्सली के ऊपर, वो अपने आप में एक बड़ी कहानी है। इसके बाद जेमी हेटर का मैच हुआ पेनेलोपी फोर्ड के साथ, जो वो जीत गई। यहाँ पे कुछ भी खास नहीं था, इसको मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं, सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ऑल इन के अंदर जब जेमी हेटर वापस आई थी तो ऐसा लग रहा था इनको प्री शो पे क्यों ले आए, तो बहुत बड़ी बात है। तब से मुझे अभी तक याद नहीं है कि जेमी हेटर क्यों वापस आई है, ऐसा क्या उन्होंने कमाल कर दिया। लेकिन जो शो का मेन इवेंट होने वाला था वो था रिकोशे के मिस्ट्री पार्टनर, जो कि पावर हाउस हॉब्स यानी कि फॉर्मर मेंबर ऑफ डॉन कैनिस फैमिली, जिनका कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है, वो लड़ रहे थे अगेंस्ट काइल फ्लेचर एंड कोनोस्के टकेस्टा। और एक कमाल का एब्सोल्युटली फिनोमिनल एक टैग टीम मैच हमें इन दोनों टीम्स के बीच में देखने को मिला, जहां पे रिकोशे को विक्ट्री भी मिली और उन्होंने AEW इंटरनेशनल चैंपियन यानी कि टकेस्टा को पिन भी किया अपना ये नया फिनिशर लगा के, जो मुझे कहीं ना कहीं एक रिवर्स हिडन ब्लेड की तरह लगता है, बट उसको वो बोल रहे हैं द स्पीयर गन। तो वर्टिगो, स्पीयर गन, फ्रॉग स्प्लैश 450 और उसके बाद अपने शूटिंग स्टार प्रेस, इतना कुछ है अब यहाँ पे रिकोशे के पास। तो काफी बढ़िया मूव्स हैं और ये लगा के आज वो इस मैच को भी जीत जाते हैं। और मैच के बाद देखने को मिला कि काइल फ्लेचर अटैक कंटिन्यू करना चाहते थे रिकोशे के ऊपर, लेकिन पहले मार्क डेविस आते हैं बाहर बचाने के लिए, लेकिन फिर ब्रायन केज और लैंस आर्चर जो कि लेटेस्ट मेंबर्स हैं डॉन कैनिस फैमिली के, वो आते हैं बाहर। और उसके बाद देखने को मिलती है यहाँ पे एंट्री एडम कोल की, और वो यहाँ पे टकेस्टा के साथ ब्रॉल करते करते पीछे चले जाते हैं। इन दोनों का जो मैच होगा नेक्स्ट वीक
उसकी बिल्ड के लिए दिखाया गया। लेकिन फाइनली जो बड़ा रिटर्न आज देखने को मिला वो था विल ऑस्प्रे का, और वो आते हैं रिंग के अंदर और क्लियर कर देते हैं सारा कुछ और बेबी फेसेस को अपर हैंड मिल जाता है। तो ये ऑस्प्रे वर्सेस फ्लेचर का जो अनबिलीवेबल मैच जितने टाइम से बिल्ड करा जा रहा है फाइनली आई थिंक फुल गियर में होने वाला है, और काफी हफ्तों बाद आज विल ऑस्प्रे हमें डायनामाइट में देखने को मिले। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं इस पूरे शो के बारे में, और ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।